नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम मनोविज्ञान का पेपर नंबर 18 हल करने वाले हैं। ये जो पेपर है रीट प्री के लिए, रीट मेंस, सीटेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य जो भी शिक्षक भर्तियां जिनमें साइकोलॉजी के प्रश्न आते हैं सभी के लिए बेहद उपयोगी रहेगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 1 है, अनुभव के कारण प्राणी के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहलाता है। अभिप्रेरणा, अधिगम, पुनर्बलन या नैतिकता। तो देखो, अनुभव के कारण प्राणी के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो रहा है। और साथियों, स्थायी परिवर्तन जब अनुभव के कारण, अभ्यास के कारण, इनके कारण होता है तो उसको हम अधिगम के नाम से जानते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर आपके दूसरा विकल्प रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, जेम्स लेंगे का सिद्धांत संबंधित है। अभिप्रेरणा से संबंधित है, संवेग से संबंधित है, अधिगम से संबंधित है या बुद्धि से संबंधित है। तो जेम्स लेंगे ने एक सिद्धांत दिया था साथियों जो कि संवेग से संबंधित सिद्धांत है, जिसका नाम क्या है? जेम्स लेंगे का संवेग का सिद्धांत। तो प्रश्न संख्या 2 में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है? चिंतन की विशेषता नहीं है। पहला विकल्प है चिंतन लक्ष्य निर्देशित होता है। दूसरा है चिंतन में विचारों का संगठन होता है। तीसरा है चिंतन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। और चौथा है चिंतन हमारे पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नवीन ज्ञान पर निर्भर करता है। तो देखो, बात करें हम चिंतन की, जो विशेषता चिंतन की नहीं है वो प्रश्न नंबर 3 में देखने वाले हैं। तो पहला विकल्प है चिंतन लक्ष्य निर्देशित होता है। जब हम किसी चीज के प्रति चिंतन करते हैं तो उसका लक्ष्य भी होता है, अर्थात चिंतन लक्ष्य निर्देशित होता है। चिंतन में विचारों का संगठन भी होता है, बिल्कुल सही कथन है ये भी। विभिन्न जो विचार है उनको संगठित करके हम चिंतन करते हैं, तो ये भी सही है। चिंतन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, बिल्कुल आंतरिक रूप से मानसिक प्रक्रिया चिंतन को माना जाता है, तो ये भी आपके सही रहेगा। नेक्स्ट चौथा विकल्प रहेगा, तो चिंतन हमारे पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नवीन ज्ञान पर निर्भर करता है। जी नहीं साथियों, नवीन ज्ञान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि चिंतन जो है ये हमारे पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। तो ये जो चौथा विकल्प है ये चिंतन की विशेषता नहीं है, अतः तीसरे प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न देखेंगे, चिंतन के दो प्रमुख आधारभूत तत्व मानसिक प्रतिमा और संप्रत्यय में चिंतन करते समय प्रथम किसके माध्यम से सोचते हैं? संप्रत्यय के माध्यम से, मानसिक प्रतिमा के माध्यम से, दोनों के माध्यम से एक साथ, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, यहाँ दो आधारभूत तत्व दे रखे हैं किसके? चिंतन के। कौन कौन से? एक तो मानसिक प्रतिमा दे रखा है और एक दे रखा है संप्रत्यय। दोनों ही क्या है? ये चिंतन के दो प्रमुख आधारभूत तत्व है साथियों। अब जब हम चिंतन करते हैं तो इनमें से हम पहले मानसिक प्रतिमा के माध्यम से सोचते हैं। किसके माध्यम से? मानसिक प्रतिमा के माध्यम से पहले सोचते हैं और इसके बाद में संप्रत्यय के माध्यम से सोचते हैं। तो चिंतन जो है साथियों, जब हम चिंतन करते हैं तो मानसिक प्रतिमा के माध्यम से पहले सोचते हैं। प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 5 में है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का प्रकार है शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इनमें से जो सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है वो इनमें से कौन सा है? प्रश्न नंबर 5 का आंसर देख लेते हैं मित्रों। जो अंतर्दृष्टि अधिगम का जो सिद्धांत है ये तो गेस्टाल्टवादियों द्वारा दिया गया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये आपके, शास्त्रीय अनुबंधन को हम प्राचीन अनुबंधन भी कहते हैं, और ये आपके पावलोव के द्वारा दिया गया है। संज्ञानात्मक अधिगम का जो सिद्धांत है ये आपके जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। और जो यहाँ अल्बर्ट बंडूरा की पूछा है तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने। अर्थात पांचवें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 पूछ रहा है, निम्न में से जैविक अभिप्रेरक नहीं है भूख, प्यास, जिज्ञासा और कामुकता। तो इनमें से जो जैविक अभिप्रेरक नहीं है वो आपको प्रश्न संख्या 6 में बताना है। तो देखो,
जैविक अभिप्रेरक मतलब जो जीवित रहने के लिए आवश्यक माना जाता है। जो भूख है बिल्कुल ये जीवित रहने के लिए आवश्यक है साथियों, जैविक अभिप्रेरक में माना जाता है। प्यास भी जैविक अभिप्रेरक में माना जाता है। अब जिज्ञासा या कामुकता, तो देखो भाई विकल्पों को देखते हुए वैसे तो भूख, प्यास, नींद ये चीजें आती है, लेकिन कामुकता को भी कई जगह इनको जोड़ दिया जाता है। अगर विकल्प में नींद भी रहता और कामुकता रहता तो फिर आपका आंसर रहेगा भाई कामुकता नहीं है, लेकिन यह जिज्ञासा है और कामुकता है। तो साथियों इस वजह से आपके छठे प्रश्न में तीसरा विकल्प सही रहेगा। जैविक अभिप्रेरक कौन सा नहीं है? जिज्ञासा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। सातवां जो प्रश्न है पूछ रहा है, किस विशेष लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट सतत व्यवहार की प्रक्रिया जो किन्हीं अंतर्निहित शक्तियों का नतीजा होती है को कहा जाता है? तो ये किसी विशेष लक्ष्य लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। तो इसको आवश्यकता कहेंगे, उपलब्धि कहेंगे, अभिप्रेरणा कहेंगे या अवधान कहेंगे। तो किसी विशेष लक्ष्य की ओर जो निर्दिष्ट सतत व्यवहार, लगातार जो व्यवहार हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते रहते हैं और वो अंतर्निहित शक्तियों का नतीजा हो, तो साथियों इसको हम अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है। बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेग विध्यात्मक संवेगों में नहीं आता है? भरोसा, हर्ष, आशावाद और भय। तो इनमें से जो विध्यात्मक संवेगों में नहीं आता है वो 8वें प्रश्न में देखना है। मित्रों विध्यात्मक संवेगों का जो एक दूसरा नाम है, इसको हम सकारात्मक संवेगों के नाम से भी जानते हैं। विध्यात्मक कह दो या सकारात्मक कह दो, तो जो भरोसा है, हर्ष है, आशावाद है, ये तीनों ही विध्यात्मक या सकारात्मक संवेगों में आते हैं। किंतु जो भय, जो डर है साथियों, ये विध्यात्मक में नहीं आएगा, बल्कि ये किस में आएगा? नकारात्मक में आएगा। तो इस वजह से प्रश्न संख्या 8 में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तुत किए गए? 5, 14, 16 और 8। तो रेमंड केटल ने जो व्यक्तित्व कारक प्रस्तुत किए हैं उनकी संख्या प्रश्न संख्या 9 में बताना है। देखो इस प्रश्न को कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है साथियों। 9वें प्रश्न का आंसर देखें, आरबी केटल या रेमंड केटल ने व्यक्तित्व कारक जो प्रस्तुत किए हैं इनकी संख्या टोटल कितनी है? 16 है। तीसरा विकल्प 9वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। मित्रों अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। 10वां प्रश्न है, नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभाव को कहा जाता है? अधिगम का अंतरण, अधिगम अशक्तता, अधिगम का पठार और इनमें से सभी। तो देखो नए अधिगम जो हम नई चीजें सीख रहे हैं इस पर, पूर्व अधिगम जो हमने पहले से सीख रखी है इसके प्रभाव को अधिगम अंतरण या अधिगम का स्थानांतरण के नाम से भी जाना जाता है। तो 10वें प्रश्न में आपके जो पहला विकल्प है ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे 11वें प्रश्न की ओर। 11वें प्रश्न में पूछ रहा है, एनिमिज्म की विशेषता बालक में किस अवधि में होती है? 0 से 18 माह के मध्य, 2 से 5 वर्ष के मध्य, 8 से 12 वर्ष के मध्य और 12 से 16 वर्ष के मध्य। तो देखो प्रश्न संख्या 11 में एनिमिज्म शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। एनिमिज्म का मतलब होता है जीववाद की प्रक्रिया। क्या होता है? एनिमिज्म का मतलब किससे लिया जाता है? जीववाद से लिया जाता है। जीववाद का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु को सजीव समझना, चाहे वो पेड़ पौधे या फिर पत्थर हो या फिर कोई सी भी पंखा, टीवी या फिर अन्य मेज वगैरह, हर चीज को सजीव समझना। जिसे बच्चे के लग जाती है तो वो उसको मारने लग जाता है, तो इसी को जीववाद या एनिमिज्म के नाम से जाना जाता है। और ये जो है साथियों ये 2 से 5 वर्ष के मध्य होती है। विकल्प दूसरा आपके 11वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 12वां प्रश्न है, सहचारी अधिगम का संबंध है प्राचीन अधिगम से, क्रियाप्रसूत अधिगम से, संज्ञानात्मक अधिगम से और 1 व 2 दोनों। तो देखो सहचारी अधिगम की बात करें तो सहचारी अधिगम का संबंध प्राचीन अनुबंधन या प्राचीन अधिगम से भी है और क्रिया प्रसूत अधिगम से भी है। पावलोव का जो सिद्धांत है उसमें भी सहचारी अधिगम आता है और स्किनर का जो सिद्धांत है उसमें भी सहचारी अधिगम आता है। अर्थात जो चौथा विकल्प है 1 व 2 दोनों, ये आपके प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है। मित्रों प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न है,
दो समान भयोत्पादक लक्ष्यों के बीच द्वंद्व कहलाता है। उपागम उपागम द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व और परिहार उपागम द्वंद्व। तो देखो, दो समान मतलब दो एक जैसे, भयोत्पादक भय उत्पन्न करने वाले जो लक्ष्य है, इनके बीच द्वंद्व जो होता है तो इसको परिहार परिहार द्वंद्व के नाम से जाना जाता है। मतलब व्यक्ति के सामने दो रास्ते हैं और दोनों पे वो नहीं जाना चाहता है, दोनों डरावने हैं, दोनों उसके लिए सही नहीं है। तो मित्रों, इस प्रकार के जो द्वंद्व होते हैं उनको परिहार परिहार द्वंद्व के नाम से जाना जाता है। दूसरा विकल्प 13वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 14 है, केनन-बार्ड सिद्धांत के अनुसार शारीरिक परिवर्तन और संवेग की अनुभूति एक साथ होती है, पहला विकल्प। दूसरा है संवेग की अनुभूति पहले और शारीरिक परिवर्तन बाद में होता है। तीसरा है शारीरिक परिवर्तन पहले और संवेग की अनुभूति बाद में होती है। और चौथा है सभी कथन सत्य है। तो देखो, केनन-बार्ड ने संवेग से संबंधित सिद्धांत दिया था, ऊपर भी हमने इससे संबंधित एक प्रश्न को हल किया था। तो मित्रों, इस सिद्धांत में, केनन-बार्ड के इस संवेग के सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि शारीरिक परिवर्तन और संवेग की अनुभूति जो है दोनों एक साथ होती है साथियों। प्रश्न संख्या 14 में आपके पहला विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। तो देखिएगा, 15वें प्रश्न में पूछ रहा है, ऐसे चिंतन जो समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित होता है कहलाता है। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूर्त चिंतन और काल्पनिक चिंतन। तो देखो, 15वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न को समझ करके अगर आप आंसर दोगे तो बड़े आराम से इसका जो है सही आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ 15वें प्रश्न में यूँ पूछ रहा है कि जो चिंतन समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देश देता है, सिर्फ एक सही समाधान की ओर, तो उसको हम काल्पनिक चिंतन नहीं कहेंगे, अपसारी भी नहीं कहेंगे। अपसारी का मतलब तो अलग अलग समाधानों पर निर्देश देना है, बल्कि एक सही समाधान की ओर निर्देश देना अभिसारी चिंतन का परिणाम होता है साथियों। प्रश्न संख्या 15 में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 में पूछ रहा है, संवेग व्यक्त होते हैं कैसे? वाचिक माध्यम से, अवाचिक माध्यम से, दोनों से और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, संवेग जो है वाचिक मतलब होता है बोल करके, ठीक है। अवाचिक मतलब बिना बोले। तो आपने देखा होगा कि जो संवेग है बिना बोले भी व्यक्ति व्यक्त कर सकता है। बिना बोले कैसे व्यक्त करता है? जैसे अगर उसको दुख होता है तो उसका जो मुख है वो ही साथियों ऐसा लगता है कि यार इसको किसी बात को लेकर के दुखी है, ये टेंशन है इस चीज को, ठीक है। तो ये अवाचिक माध्यम, वाचिक मतलब बोल करके। तो संवेग जो है वाचिक और अवाचिक दोनों माध्यम से व्यक्त होते हैं साथियों। 16वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। तो 17वां प्रश्न देखेंगे, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। द्वंद्व, कुंठा, चिंता और दबाव। तो देखो, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छा हो रही है, एक ही समय पर दो विपरीत इच्छा, मतलब ये करूं या ये करूं, ठीक है। इस प्रकार की जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन को द्वंद्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? द्वंद्व के नाम से। पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। रचनात्मक आकलन नहीं है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या योग्यता क्रम निर्धारण। तो इनमें से जो रचनात्मक आकलन नहीं है, जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, उनको भी रचनात्मक आकलन में सम्मिलित किया जाता है। परियोजना जो बनाई जाती है, प्रोजेक्ट, ये भी रचनात्मक आकलन में है। अवलोकन जो विद्यार्थियों का किया जाता है कि विद्यार्थी कुछ कार्य कर रहे हैं, उनका अवलोकन करके उनका मूल्यांकन करना, ये भी रचनात्मक आकलन के अंतर्गत है। लेकिन साथियों, योग्यता क्रम निर्धारण जो है ये रचनात्मक आकलन में नहीं आएगा, बल्कि ये योगात्मक आकलन में आएगा। किस में आएगा? ये योगात्मक आकलन में। तो प्रश्न संख्या 18 में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, समरूप तत्वों का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या पियाजे। तो इनमें से जिनके द्वारा समरूप तत्वों का सिद्धांत दिया गया वो नाम 19वें प्रश्न में देखिएगा। 19वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। मित्रों, समरूप तत्वों का सिद्धांत इनमें से स्किनर, पावलोव या पियाजे ने नहीं दिया है, बल्कि समरूप तत्वों का सिद्धांत जो है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है।
तीसरा विकल्प आपका सही है। देखो थॉर्नडाइक का जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, इसी को प्रयास एवं त्रुटि का या प्रयत्न एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है, इसी को समरूप तत्वों का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो फिर इस प्रकार आपके 19वें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, इनमें से शेषावस्था का लक्षण नहीं है। अमूर्त चिंतन का अभाव, ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञानार्जन, नैतिकता का अभाव और व्यक्तित्व बहिर्मुखी। तो देखो शेषावस्था 0 से 5 मतलब जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है। अमूर्त चिंतन का अभाव इसमें पाया जाता है, अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है। जो शिशु होता है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सर्वाधिक ज्ञानार्जन करता है। नैतिकता उसमें नहीं पाई जाती है साथियों। तीसरा विकल्प भी आपके शेषावस्था का लक्षण है, किंतु जो व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी नहीं होता है। जो शिशु होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, अंतर्मुखी होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं किसी नए व्यक्ति के सामने आते ही शर्म आ जाते हैं। भले वो परिवार के लोगों के बीच में तो खूब मस्ती करते हैं, खूब बोलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नया आदमी आया वो एकदम से शर्मा जाते हैं। तो साथियों ये व्यक्तित्व जो है अंतर्मुखी होता है शिशु में। तो 20वें प्रश्न का आंसर चौथा विकल्प आपके सही रहेगा। देखो वैसे तो 30 प्रश्नों का टेस्ट बना था ये, किंतु किसी कारणवश 20 ही प्रश्न हल करवा पाया हूँ। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों 30 प्रश्नों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।